दादाजी हैं। लगभग 2 से 3 मिनट में हम क्लास शुरू करने वाले हैं। आज लेट हो गया तो माफी चाहता हूँ ज्वाइन करने में। इतने आप सभी एक बार रिवीजन कर लीजिए जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। सभी को दादाजी ने पिछली पिछली क्लास में हमने गुणस्थानों का परिचय जो अध्याय 11 है वो शुरू किया था। आज उसी को जो रिमेनिंग पार्ट है उसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है। उसके पहले जो ज्ञान सीखने का पार्ट है वो सभी अपने मन में दोहराएंगे। वो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय प्रवर, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें प्रत्यक्ष अनुग्रह पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की मैत्री कृपा होगी, ज्ञान ध्यान सिखाने की मैत्री कृपा करा। पिछले अध्याय में हमने जो पिछली क्लास है उसमें लगभग गुणस्थान 8 तक हमने पढ़ लिया था। उससे उसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं, फिर नहीं तो हम आज की क्लास आगे करते हैं। किसी को डाउट सर पिछली क्लास से रिलेटेड? ठीक है, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने जो छठा गुण स्थान है उसमें देखा था प्रमथ सहित गुण स्थान जो है उसमें प्रमाद देखे थे हमने। 5 तरह के प्रमाद कौन से होते हैं, कौन कौन से ध्यान में है किसी को? प्रमाद 5 तरह के कौन कौन से होते हैं? मध्य विषय, कषाय, निद्रा और विकथा। बिल्कुल सही, मध्य विषय, कषाय, निद्रा और विकथा। ठीक। मध्य का मतलब नशीले पदार्थ। बिल्कुल। सेवन करना। विषय से क्या तात्पर्य है? इंद्र के विषय में रागद्वेष की प्रवृत्ति होना। बिल्कुल सही। कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ। ना, इनमें प्रवर्तना कषाय है, प्रमाद कषाय प्रमाद। फिर निद्रा, आलस्य। आलस्य को ऐसे नहीं बोलेंगे। इंदिरा मतलब अतिरिक्त नींद की सोना। ability है।
ठीक है। अतिरिक्त नींद लेना। शरीर के थकावट से अधिक सोना। हाँ, जितनी हमको आवश्यकता है उससे ज्यादा नींद लेना, वो आ जाएगा निद्रा प्रमाद में। ठीक है। और लास्ट वाला कौन सा है? विकथा। विकथा। विकथा कितने तरह की होती है? चार चार तरह चार की। तरह की चार। कौन कौन सी बताइए? स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा। राजकथा। बिल्कुल सही। 4 तरह की विकथा हो गई है। अब इसमें लास्ट में पिछली क्लास में किसी ने पूछा था कि वो महाराज साहब का प्रवेश वगैरह होता है तो क्या उसको राजकथा में ले सकते हैं? तो राजकथा से मतलब राजा से रिलेटेड ही है, जो भी राजा से रिलेटेड कथा है, राजा का जैसे इसमें दिया नगर प्रवेश, नगर से प्रयाण आदि, जो ठाट बाट उनका जो वर्णन है विषय, उससे रिलेटेड जो भी चर्चा करना वो राजकथा में आएगी। इन महाराज साहब के प्रवेश से रिलेटेड अगर कोई भी बात है तो उसको राजकथा में नहीं ले सकते हैं। स्पेशल वर्ड से क्लियर है, राजकथा मतलब राजा से रिलेटेड, तो इसीलिए उसको महाराज साहब का प्रवेश से रिलेटेड का कोई भी बात है तो उसको राजकथा में नहीं ले सकते हैं। है क्या अभी क्लास में ज्वाइन कर ली क्या जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था लास्ट क्लास में? यस सर, मैंने पूछा था क्वेश्चन। जी था, है ना? तो क्लियर हो गया कि राजकथा में जी उसको सर। नहीं ले सकते हैं। सर, ठीक। थैंक यू। सर, जी नगर सर। से नगर से प्रयाण के ठाट बाट आदि विषयों की चर्चा करना राजकथा है। नगर से प्रयाण का क्या मतलब होगा? मतलब मान लीजिए कोई राजा एक नगर से दूसरे नगर जा रहा है, तो उस एक तो नगर में घूम प्रवेश करना, किसी नगर में प्रवेश कर रहा है उसका, और हाँ नगर हाँ से जा रहा है, दोनों बातें। सर। या तो जैसे मान लीजिए राजा युद्ध पे गया, वापस युद्ध से लौटा तो उसका ठाट बाट वापस से उसका स्वागत हो रहा है, या कहीं कहीं पर भी गया शादी करके आया तो उसका ठाट बाट, मतलब राजा से रिलेटेड कोई भी बात हो गई, नगर के अंदर प्रवेश कर रहा, नगर से जा रहा आदि भी, उसके जो मतलब मेन बात उसके जो ठाट बाट उसकी चर्चा करना, वो कितना उससे लग्जरी लाइफ जी रहा है, उसको कैसा हो रहा है, तो उससे रिलेटेड जो भी है बात, वो राजकथा में आ गई। प्रयाण का मतलब क्या हुआ है, ये प्रयाण समझ में मतलब कि नहीं। नगर से जाना, प्रयाण करना मतलब नगर। वहां से गमन करना, अच्छा, ठीक सर, ठीक सर, है ठीक ना? सर, ठीक सर। नगर प्रवेश मतलब नगर के अंदर प्रवेश करना, और नगर से हाँ, प्रयाण मतलब वहां से जाना। ठीक सर, ठीक सर। ठीक है। ओके। तो ये लास्ट क्लास से रिलेटेड जो हमने पढ़ा था एक बार उसका रिवीजन हो गया। अब हमने यहाँ पर बोला 8वां गुण स्थान जो है कौन सा है? निवृत्ति बादल। निवृत्ति मतलब होता है भिन्नता। ठीक है। मतलब क्या बोला इसमें? निवृत्ति का मतलब होता है भिन्नता। तो इसमें क्या बोला कि इस गुण स्थान में जहां से भी, यहाँ से एक तो सबसे पहली बात कि छठा और सातवां गुण स्थान हमने देख लिया। छठा गुण स्थान कौन सा है? प्रमत्तयत का। ठीक है। और सातवां है अप्रमत्त संयत। तो सबसे पहली बात कि जीव पहले से छठ सातवें गुण स्थान तक कहां से भी कैसे भी जंप कर सकता है। ठीक है, मतलब उसका रूल है कि कौन से गुण स्थान कौन से जाएगा, लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि पहले से क्रम वाइज ही जाएगा। पहले से जीव चौथे में भी जा सकता है, पांचवें में, छठे में और सातवें में जा सकता है। ठीक है। उसके बाद ये है, मतलब पहले से उसके बाद ऑप्शन है कि फर्स्ट से या तो डायरेक्ट फोर्थ में भी जा सकता है, फिफ्थ में भी जा सकता है, डायरेक्ट सिक्स्थ में भी जा सकता है, और डायरेक्ट सेवंथ में भी जा सकता है। ये चारों ऑप्शन उसके लिए पॉसिबल है। ठीक। लेकिन 7 से ऊपर जाना है उसको, ठीक, तो 7 से ऊपर उसको क्रम से ही जाना पड़ता है। 7 के बाद वो 8, 7 से वो सीधे 9th में नहीं जा सकता। 7 से उसको अगर आगे जाना है 9th में तो 8 तो होके ही जाना पड़ेगा। या 7 से उसको 10th में जाना है तो डायरेक्ट नहीं जाएगा वो। 7 से अगर 10th में जाना तो फिर 8th में जाएगा, फिर 9th में जाएगा, और फिर 10th में जाएगा। ठीक है, तो ये क्या क्रम वाइज ही जाएगा इसके बाद। सर और अगर वो पहले गुण स्थान में है और डायरेक्ट सिक्स गुण स्थान में जा सकता है वो, बिल्कुल जा सकता है ना, बिना छठे में। दूसरे दूसरे तीसरे को टच किए बिना भी। हाँ, बिल्कुल जा सकता है। देखिए पहले जो दूसरा गुण स्थान है ना, जो हमने देखा सात साधन वाला, ठीक है, तो उसमें क्या है, उस गुण स्थान से जीव क्या होता है, सीधा पहले में ही जाता है। उसमें क्या रिवर्स वाला ही ऑप्शन है। जैसे हमने दूसरे गुण स्थान के लिए क्या एग्जाम्पल देखा था, वृक्ष से गिरा हुआ फल,
ठीक है, तो फल के नीचे जमीन पे टच होगा, लेकिन अभी पोजीशन क्या है उसकी, वो हवा में ही है। तो वो जो पोजीशन है वो सासाधारण गुणस्थान की थी। मतलब वो चीज संकेत प्राप्त कर लिया उसने, लेकिन अब क्या हुआ, उसके भाव खराब हो गए, तो वो क्या मिथ्यात्व की तरफ जा रहा है। तो अभी वो पहुंचा नहीं मिथ्यात्व में, वो अभी उसके बीच की प्रोसेस में ही है। तो वो जो बीच का उसका है मार्ग, उस मार्ग में ही चल रहा है, अभी मिथ्यात्व पहुंचा नहीं है। तो उस जो पोजीशन है, उस पोजीशन को बोलते हैं सासाधन गुण स्थान। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं ना, फल वृक्ष से गिरा हुआ फल। तो मान लीजिए कोई फल गिरा वृक्ष से, ये वृक्ष है, इससे कोई फल गिरा, तो अभी वो क्या बीच की पोजीशन में ही है, अभी वो यहाँ पे टच नहीं हुआ। तो ये जो बीच की पोजीशन है, ये कहलाती है सासाधन। तो ये जो और ये गुणस्थान है दूसरा वाला। तो यहाँ से जीव क्या होता है, हमेशा फर्स्ट में से वापस जीव ऊपर नहीं चढ़ता, क्योंकि फल नीचे गिरा है तो ऐसा वो नीचे जमीन पे ही गिरेगा, वापस उड़ के हवा में वापस वृक्ष पे लग नहीं सकता। तो ऐसे ही दूसरे गुणस्थान से जीव नियम फर्स्ट में ही आता है। और फर्स्ट से जीव सेकंड में, मतलब सेकंड में गुणस्थान में जीव कहीं से भी मतलब नीचे से ऊपर नहीं आता जीव, ऊपर वाले गुणस्थान से जीव नीचे गिरता है। मतलब ऊपर से फल जो है नीचे गिरेगा, नीचे से फल उछल के ऊपर तो जा नहीं सकता। तो वैसे पहले गुणस्थान से जीव दूसरे में नहीं जाता है, पहले से जीव चौथे, पांचवें, छठे और सातवें में जा सकता है। ठीक है, तो इसके तीसरे से बाद चौथे में जा सकता है सर? हाँ जी, तीसरे से चौथे में? हाँ, तीसरे से चौथे में भी जा सकता है और पहले में भी जा सकता है। ठीक है ना। तो अब हम जो बात करें आठवें गुणस्थान की, उसका नाम है निवृत्ति बाधक। तो अब यहां से जीव जो भी ऊपर चढ़ेगा, तो वो क्रम वाइज ही चढ़ेगा। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है, श्रेणी स्टार्ट होती है। इसलिए यहाँ पर बोलते हैं श्रेणी, मतलब कि जी अब क्या सीढ़ी, जब हम बोलते हैं सीढ़ी, तो सीढ़ी में क्या क्रम से ही चढ़ता है जी, वन वन स्टेप बाय स्टेप ही चढ़ता है। तो इसीलिए यहाँ से क्या होती है, श्रेणी चालू होती है। अब इसका नाम दिया है निवृत्ति बाधक। निवृत्ति का क्या मीनिंग हुआ, निवृत्ति का मतलब होता है भिन्नता। इससे क्या मतलब समझे हम कि इस गुण स्थान में जो भी जीव है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी जीव, इसमें 10 जीव गए, इसमें 10:01 और 1 सेकंड, फिर 10:01 और 2 सेकंड, ठीक है, 10:01 और 3 सेकंड, ये अलग अलग समय में, मतलब ये जीव है, 10 जीव है इस गुण स्थान में। तो 10:01 समय और 1 सेकंड पर, 1 मिनट और 1 सेकंड पर इन जीवों के जो भाव थे, ठीक, उनके भाव में क्या भिन्नता संभव है। फिर अगले समय में उनके भाव में फिर भिन्नता संभव है, फिर अगले समय में उनके भाव में भिन्नता, मतलब जितने भी जीव इस गुणस्थान में जाएंगे, तो हर जीवों के भाव एक समान नहीं होंगे, उनके भाव में क्या है, भिन्नता संभव है। मतलब हर जीव जितने भी जाएंगे, उनके भाव में भिन्नता संभव है। तो इसलिए इसको बोलते हैं निवृत्ति बाधक। मतलब जितने भी जीव इस गुणस्थान में जाएंगे, तो पर्टिकुलर कोई भी टाइम पीरियड हम उठा लें और उन सभी जीवों के भाव को चेक करें। ठीक है, मान लीजिए हमने 10 जीवों को लिया, तो 10 जीवों के भाव हमने चेक किए, कब, 10:01 और 1 सेकंड पे। तो उन सभी के जीवों के भाव जो थे, मन के भाव, उनमें भिन्नता थी, भिन्नता पॉसिबल है। फिर दूसरे समय पे, सेकंड पे आए, तो उनमें भी भाव में क्या डिफरेंस हो सकता है। तीसरे समय में आए तो उनके भाव में डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं निवृत्ति बादल गुण स्थान, कि उनके भावों में भिन्नता संभव है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि इसमें बादर कषाय का उदय होता है, बादर कषाय का भी उदय है। बादर कषाय से मतलब कि बड़ा कषाय। एक होता है हम कषाय, हम बोलते हैं 16 कषाय जो है, ठीक है, तो उसमें केवल संजुलन लोभ है, वो सूक्ष्म रूप में भी उदय में आ सकता है। लेकिन बादर, बाकी सभी जो है 15 कषाय, वो बादर रूप में ही उदय में आते हैं, ठीक है, बड़े रूप में। तो इसलिए यहाँ तक क्या है कि वो भी जो सूक्ष्म लोक की हम बात कर रहे हैं, वो 10वें गुण स्थान में ही उदय में आता है। तो बाकी गुण स्थान में क्या बादर कषाय का ही उदय होता है केवल, और जो 15 कषाय है, और केवल जो सूक्ष्म लोक है, सॉरी संजुलन लोक, वही सूक्ष्म रूप में उसका उदय आ सकता है। बाकी सभी जो कषाय है वो बादर रूप में ही उदय आते हैं। ठीक, तो ये जो बात थी निवृत्ति वाली, तो मतलब कि अतीत में जितने भी जीव गए, वर्तमान में जितने भी जीव जा रहे हैं इस गुणस्थान में, और भविष्य में जितने भी जाएंगे, तो पर्टिकुलर कोई भी समय की हम बात करें, तो उस समय में जितने भी जीव जाएंगे, उनके भावों में भिन्नता संभव है, ये यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो सभी को? हाँ सर। बाकी सबको भी? हाँ जी। सर, एक मिनट थोड़ा लेट टाइम हुआ, तो वापस एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। जी,
ठीक है, एक शॉर्ट में बता देता हूं मैं कि निवृत्ति बाधक गुण स्थान से क्या मतलब हुआ। निवृत्ति का मतलब होता है भिन्नता। ठीक, भिन्नता किस चीज की, तो बोल रहे हैं भावों की भिन्नता, भावों में भिन्नता। इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी जीव अतीत में गए हैं इस गुण स्थान में, या वर्तमान में जा रहे हैं, या भविष्य में जाएंगे, तो पर्टिकुलर कोई भी टाइम पीरियड हम ले लें, ठीक है, मतलब मान लीजिए हम वर्तमान में कोई जीव जा रहे हैं, तो 10:01 पे कोई जीव, 10 जीव हमने उठाए, तो कोई भी टाइम हमने लिया 10:01 पे, तो उनके हमने क्या किया, भाव को चेक किया, मन के भाव को। तो उन सभी जीवों के भाव एक समान हो ये पॉसिबल नहीं है, सभी के भाव में भिन्नता हो सकती है। फिर अगले समय में चेक किया कि अब उनके भाव कैसे हैं, तो फिर उनके भाव में भिन्नता पॉसिबल है। फिर अगले समय में चेक किया हमने उनके भाव कैसे हैं, तो उनके भाव वापस डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो जिस गुणस्थान में भाव की भिन्नता संभव है, तो इसलिए इस गुणस्थान को हम बोलते हैं निवृत्ति बाधक। निवृत्ति से मतलब भिन्नता, भावों में भिन्नता। ठीक है, सेकंड बात थी कि हमने पहले देखा था कि जीव पहले गुणस्थान से चौथे में जा सकता है, पांचवें, छठे, सातवें, कैसे भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन सातवें गुणस्थान से अगर उसको ऊपर जाए तो वो क्रम वाइज ही जाएगा। सातवें से जीव आठवें में जाएगा, आठवें से नौवें, ऐसे क्रम वाइज ही जाएगा। ऐसा नहीं कि सातवें से अगर 10वें में जाना तो डायरेक्ट सातवें से 10वें में जंप लगा दे, ऐसा नहीं होगा, उसको क्रम वाइज ही जाना होगा। ठीक, ये सेकंड पॉइंट था। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि इस गुणस्थान से क्या होती है, श्रेणी चालू होती है। श्रेणी, श्रेणी का प्रारंभ होता है। ठीक, श्रेणी का मतलब होता है पंक्ति या सीढ़ी, ठीक है, या क्रम। जैसे हमने बात की कि इस गुण स्थान से अगर जीव को जाना है तो वो कैसे जाएगा, पंक्ति से, सीढ़ी के द्वारा क्रम वाइज ही जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट जंप नहीं लगा सकता वो, ये बात थी। अब क्या बोल रहे हैं कि इस गुण स्थान में क्या होता है, ये जीव 5 अपूर्व कार्य करता है। जैसे ही जिस जीव इस गुण स्थान में प्रवेश करता है तो 5 अपूर्व कार्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे ही जीव इस गुण स्थान में प्रवेश करता है, ये 5 कार्य क्या होते हैं, जीव स्टार्ट करता है। ठीक, ये कार्य क्या, जीव पहले 5 कार्य कभी भी जीव नहीं करता है, तो इसलिए ये जो क्या, उनको बोलते हैं अपूर्व कार्य। इन कार्यों को क्या बोल रहे हैं, अपूर्व, मतलब जो पूर्व में कभी जीव ने नहीं किए हैं। तो इसलिए ये जो गुणस्थान है 8वां वाला, इसको क्या बोलते हैं, अपूर्व करण गुण स्थान भी बोलते हैं। इसीलिए जो 8वां गुण स्थान है उसको क्या बोलते हैं, अपूर्व करण गुण स्थान भी बोलते हैं। आपको एग्जाम में पूछ लिया कि मैच द कॉलम में पूछ लिया कि इधर आपको लिख दिया निवृत्ति बाधक गुण स्थान, और उसके सामने दे दिया अपूर्व करण गुण स्थान, तो आपको माइंड में ध्यान आना चाहिए कि अपूर्व करण गुण स्थान कौन सा है, 8वां वाला जो निवृत्ति बाधक है। तो आपको उसके साथ उसको मैच करना है। तो 8वें गुण स्थान जो निवृत्ति बाधक, उसका अगला एक और नाम क्या है, तो बोल रहे हैं अपूर्व करण गुण स्थान। इसको अपूर्व करण गुण स्थान क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें 5 अपूर्व कार्य हो रहे हैं। अपूर्व मतलब जो जीव ने कभी पहले नहीं किए, इसलिए इस गुणस्थान को अपूर्वकरण गुणस्थान भी बोल रहे हैं। क्लियर है सर ये पॉइंट। हाँ जी क्लियर है सर। अब आप देखते हैं कि 5 अपूर्व कारक कौन कौन से हैं। तो पहला है स्थितिघात। स्थितिघात से क्या मीनिंग आया कि सत्तागत कर्मों की स्थिति को कम करना। मतलब कि जीव के पास जितने भी कर्म है, उनकी सत्ता है, सत्ता से मतलब स्टॉक, तो जितने भी उसके पास स्टॉक में कर्म है, उनकी स्थिति को क्या करना, कम करना, ये कहलाता है स्थितिघात। मतलब जीव ने जो भी कर्मों की स्थिति बांधी, तो उनकी स्थिति को कम करना, ये कहलाता है स्थितिघात। ठीक, फिर सेकंड है अनुभवघात या रसघात।
रसघात को अभी प्रॉपरली अनुभवगत बोलते हैं। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि सत्तागत कर्मों की क्या बोल रहे हैं, रस को कम करना। जीव जब भी कोई कर्म बनता है तो उसमें क्या चीजें डालता है, 4 तरह की चीजें डालता है। उसमें कौन कौन सी डालता है? प्रकृति स्थिति अनुभव और कषाय योग अनुभव स्थिति वन। 4 तरह की चीजें होती है ना। सबसे पहले प्रकृति वन, प्रदेश वन, स्थिति वन, अनुभव वन। ठीक है। तो स्थिति जितनी थी उसको, स्त्री को अब कम कर रहा है जीव, जितने कर्मों की थी। और उसके साथ साथ जो रस उनमें डाला था कर्मों में, कर्म प्रकृतियों में, कर्म प्रदेशों में, उनका रस भी अब क्या करता है, जीव कर्म करता है। ठीक है। तो ये दोनों चीजें क्या अब कम होती जाती है, उनका रस, स्थिति भी कम होती जाती है। जो भी कर्म पहले बंधे, उनकी जो स्थिति थी, अब उनकी स्थिति को वो क्या करता है, जीव कम करता है। और जो उनका रस भी था, उनको भी जीव क्या करता है, कम करता है। ठीक। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं, थर्ड पॉइंट है स्थिति बंध। इसके लिए क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही जीव 8वें गुण स्थान में प्रवेश करता है, 8 गुण स्थान जो बोल रहे हैं, अपूर्व करण गुण स्थान। ठीक। इसमें प्रवेश करते ही क्या करते हैं कि पहले समय में, फर्स्ट समय में, जीव इसके पहले जो 7वें गुण स्थान में जो भी कर्म, जितनी भी स्थिति बांध रहा था उन जिन कर्मों की, इस गुण स्थान में प्रवेश करते ही अब क्या करता है, मान लीजिए पिछले गुण स्थान में जीव एक कोड़ाकोड़ी सागरोपम की स्थिति बांध रहा था। ठीक है। असत कल्पना से माना है कि जीव एक कोड़ाकोड़ी सागरोपम कोई भी कर्म प्रकृति बांध रहा था। तो जैसे ही इस गुण स्थान में प्रवेश करेगा, एक फर्स्ट गुण स्थान में, अब क्या करेगा, जो एक कोड़ाकोड़ी सागरोपम बांध रहा था, इसमें पल्योपम का संख्येतम भाग, संकेतन भाग। ठीक है, इतनी कम स्थिति बांधेगा। जितनी पिछले गुण स्थान में बांध रहा था उससे अब क्या, पहले ही समय में, फर्स्ट समय में जीव क्या करेगा, पल्योपम का संकेतम भाग कम स्थिति बांधेगा। पल्योपम का संकेतम भाग, ठीक है, मतलब जहां जितनी स्थिति बांध रहा था 7वें गुण स्थान में, जैसे इस गुण स्थान में प्रवेश किया, अब स्थिति कितनी बांधेगा, तो बोल रहे पल्योपम का संकेतम भाग कम स्थिति बांधेगा। ठीक है। मतलब मान लीजिए एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम अगर पिछले गुण स्थान में बांध रहा था, तो आप कितनी बांधेगा, तो बोले पल्योपम का संकेतम भाग न्यू, उससे पिछली स्थिति से एक पल्योपम का संकेतम भाग न्यू स्थिति अब जीव बांधेगा। ठीक। फिर ये मान लीजिए असत कल्पना से ये फिगर आया कितना, तो बोल रहे हैं ये आया 1000। ठीक। तो 1000 इसको बोलते हैं अपन कोड़ा कोड़, या तो बोलते हैं, ठीक है, 1000 ही बोल देते हैं, ये 1000 कुछ भी अपन बोल रहे हैं, यूनिट बोल देते हैं, ये समय बोल देते हैं, 1000 समय की वो स्थिति बांध रहा है। ठीक। तो ये 1000 समय, 1000 समय, ये स्थिति कितने कंटिन्यू अंतर मुहूर्त तक बांधेगा। ठीक। उसके बाद क्या करता है जी, अब इस वाले फिगर में से फिर क्या करेगा, पल्लेपम का संकेतक भाग कम स्थिति बांधेगा। फिर 1000 समय की जो स्थिति थी उसमें से पल्लेपम का संकेतक, या तो एक काम करें, 1000 समय, समय से नहीं ले इसको, इसको अपन ले लेते हैं जो मैथ्स में हम करते हैं कि इसको ले लिया हमने एक्स। ठीक है। इस फिगर को पूरे को ले लिया हमने एक्स, ये एक्स सागरोपम ले लिया। ठीक है। अब ये एक्स कितने समय तक बांधेगा, तो बोल रहे हैं अंतर मुहूर्त तक बांधेगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, वापस इसमें अब क्या करेगा जीव, पल्लवम का संकेतन भाग वापस कम स्थिति बांधेगा, मतलब एक सागरोपम जो स्थिति बांध रहा था, अब इसमें वापस पल्लवम का संकेतन भाग इतनी वापस कम स्थिति बांधना चालू करेगा। मतलब क्या है कि जी अब कंटिन्यू क्या कर रहा है, स्थिति कम कम बांधता जा रहा है। तो जो स्थिति 7वें गुण स्थान में थी, 8th में प्रवेश करते ही उसने क्या किया, जो पिछली स्थिति बांध रहा था उससे अब पल्लेपम का संकेतन भाग कम स्थिति बांधने जा रहा है, बांधता रहा है। ठीक है। अब ये कितने समय तक बांधेगा, तो बोल रहे अंतर्मुहूर्त तक ये बांधेगा। ठीक। उसके बाद फिर क्या करा, ये जो पल्लेपम का संकेतन, ये वाली जो स्थिति थी, इसमें फिर पल्लेपम का संकेतन भाग कम स्थिति बांध रहा है। ये भी कब तक बांधेगा, तो बोल रहे ये भी अंतर्मुहूर्त तक। फिर क्या करेगा, फिर मान लीजिए इसको हमने लिया, इस फिगर को ले लिया हमने भाई। ठीक। तो ये भाई भी क्या करेगा जीव, अंतर्मुहूर्त तक ये बांधता रहेगा, इतनी स्थिति। ठीक है। ये वहां यहां तक चल रही। फिर क्या करा जीव ने, वापस इसमें पल्लेपम का संकेतन भाग, पीएस भी ले लेते हैं इसको, इतनी स्थिति कम बांधता जाएगा। ये भी कब बांधेगा, तो बोल रहे अंतर्मुहूर्त तक। तो ऐसा करते 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 जीव अपने जितने भी कर्मों की स्थिति है उनको कम कम करता जाएगा। कितनी, तो बोल रहे पल्लेपम का संकेतन भाग। तो
जितने टाइम तक ये जो एक समान स्थिति बन रही थी, ठीक है, जो पिछली स्थिति थी उसमें ये जो जो एक्स वाली एक सागरोपम जो हमने बात की, तो ये एक सागरोपम जितनी स्थिति एक साथ बन रही, जितने टाइम तक बन रही थी, उसको बोलते हैं स्थिति बन। क्लियर हुआ क्या मतलब हुआ स्थिति बन का? जितने समय तक हाँ सर, हो गया। जितने समय न- तक नहीं हुआ सर। एक समान स्थिति का बंद होता है, जितने समय तक एक समान स्थिति का बंद होता है, उसे स्थिति बंद कहते हैं। यहाँ पर हमने जो बात की कि मान लीजिए सातवें गुण स्थान में जी एक कड़ा कौड़ी सागरोपम की स्थिति बांध रहा था, तो आठवें गुण स्थान में प्रवेश करते ही जो पिछली स्थिति बांध रहा था जीव, उससे अब क्या करेगा, पल्लेपम का संकेतन भाग स्थिति कम बांध देगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया जी सर है? जी सर। मतलब कि जैसे हाँ सर। जीव आठवें गुण स्थान में आया, अपूर्व कर्ण गुण स्थान में, तो पिछले जो भी स्थिति बांध रहा था गुण स्थानों पिछले गुण स्थान में, ठीक है, सातवें गुण स्थान से आया जी आठवें में, तो सातवें गुण स्थान में जो भी स्थिति बांध रहा था जीव की, अब क्या करेगा, इस गुण स्थान में प्रवेश करते ही अब पल्लेपम का संकेत भाग स्थिति कम बांधेगा। ठीक, इस स्थिति को हमने ले लिया एक कोड़ा असत कल्पना से एक्स सागरोपम। ठीक, तो ये स्थिति कितने समय तक बांधेगा, तो बोले अंतर्मुहूर्त तक बांधेगा। फिर अंतर्मुहूर्त जैसे ही पूरा हुआ, अब क्या करेगा, ये जो एक्स सागरोपम था इसमें से वापस क्या करेगा जी, पल्लेपम का संकेत भाग का स्थिति बांधेगा। इसको हमने लिया मान लीजिए वाय, तो अब क्या करेगा, ये वाय सागरोपम जी बांधता जाएगा। फिर वापस पल्लेपम का संकेत भाग स्थिति कम बांधेगा, इसको हम मान लेते हैं जेड। ठीक है, तो ऐसा करते करते क्या करेगा जीव, कोई भी स्थिति लेगा उसको अंतर्मुहूर्त तक बांधेगा, फिर वापस से उसमें पल्लेपम का संकेत भाग कम स्थिति बांधेगा। तो जितने समय तक जीव ये एक सागरोपम क्या एक समान स्थिति चल रही है, तो ये जो एक समान स्थिति चल रही है इसको बोलते हैं एक स्थिति बंद। ठीक है, जितने समय तक एक समान स्थिति का बंद होता है उसे एक स्थिति बंद कहते हैं। ठीक, तो ये एक सागरोपम जितने समय तक बन रहा था ये हो गई एक स्थिति बन। फिर वाय वाय जो स्थिति बन रही थी ये हो गया दूसरा स्थिति बन। फिर जेड 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 चलता जाएगा तो ऐसा होगा तीसरा स्थिति बन। तो ऐसे क्या होता है, हजारों स्थिति बन क्या करता है जी, इस प्रोसेस में करता है आठवें गुण स्थान में। क्लियर हुआ? गाता या लेने फिर दो, लेन बोल। क्लियर हुआ सर अच्छा। सभी को, या फिर से एक्सप्लेन करूं? हुआ सर, हो हुआ गया सर। सर। ठीक है ना, मतलब कि जितने टाइम पीरियड तक ये हम जो एक्स सागरोपम की जो बात की, तो ये एक सागरोपम क्या एक समान स्थिति चल रही है अंतर्मुहूर्त तक, तो ये जो एक सागरोपम जितने टाइम तक चली उसको बोलेंगे एक स्थिति बन। फिर उसने वापस पल्लेपम का संख्या भाग स्थिति कम मानना चालू की, तो ये इसको हमने बोल दिया वाय सागरोपम। तो जितने टाइम तक वाय सागरोपम चली वो हो गया अगला स्थिति बन। फिर जेड उसमें से वापस पल्लेपम का संख्या भाग स्थिति कम बनना चालू हुई, उसको हमने असत कल्पना से मान लिया जेड सागरोपम। तो जितने टाइम तक जेड सागरोपम स्थिति चलती रही उसको बोलेंगे अगला स्थिति बंध। तो ऐसा करते करते इस जो गुण स्थान है इसमें कितने स्थिति बंध होते हैं, तो बोले हजारों स्थिति बंध होते हैं, हजारों स्थिति बंध चलते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हो गया स्थिति बंध। अब आते हैं फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, उसको बोलते हैं गुण श्रेणी। सर स्थिति घात क्या होता है? एक मिनट बता रहा, स्थिति का तो हमने देखा ना अभी। एक मिनट, स्क्रीन कहाँ चली गई? स्थिति का तो हमने देखा ना कि सत्ताघात जितने भी कर्म है उनकी स्थिति को कम करना ये कहलाता है स्थितिघात।
फर्स्ट हमने यही तो पढ़ा अभी, स्थिति का मतलब कि जीव के पास जितने भी स्टॉक में कर्म है, ठीक है, तो उनकी स्थिति को क्या करना, कम करना, ये कहलाता है स्थिति का। मान लीजिए जीव के पास कोई भी कर्म पड़े हुए हैं, ठीक है, उनकी सबने क्या करा, कर्म बांधे, तो क्या करता है जीव, उनमें स्थिति भी डालता है। तो अब जैसे जीव इस गुण स्थान में प्रवेश करता है, अब क्या करता है, जितने भी स्टॉक में उस पास कर्म पड़े हुए हैं, उनकी स्थिति सभी की है ही है, तो उनकी स्थिति को क्या करता है जीव, अब कम करना चालू करता है। वैसे ही अब इनके अनुभव को भी कम करता है। हम कोई भी कर्म बांधते हैं तो उसमें स्थिति के साथ क्या डालते हैं, अनुभव भी डालते हैं, रस भी डालते हैं, तो उनकी स्थिति के साथ साथ उनका रस भी जीव क्या करता है, कम करता जाता है। ठीक है, क्लियर हो गए दोनों ये पॉइंट, हाँ स्थिति हाँ घात और हो रस, गए है ना। हाँ हो गए सर हो गए स्थिति सर घात मतलब स्थिति का घात करना, उसको कम करना, ठीक है, और हम्म अनुभव का मतलब अनुभव का घात करना, उसको कम करना। ठीक है, हो गया फोर्थ सर पॉइंट है गुण श्रेणी। ये बस एक समझने के लिए ही, आपको ये ज्यादा डिटेलिंग में नहीं है अगर, ठीक है, तो ये तो क्या आगे का टॉपिक्स है, पर फिर भी आपको एक इंट्रोडक्शन के लिए इसमें दे दिया है। फिर आता है गुण श्रेणी, जो फोर्थ कार्य है वो गुण श्रेणी। ठीक, गुण श्रेणी का मतलब क्या होता है कि अपवर्तना के द्वारा घात्यमान कर्म प्रदेशों को क्रम पूर्वक असंख्य गुणाकार रूप से स्थापित करना। ठीक, मतलब क्या होता है, अपवर्तना का मतलब क्या होता है कि कर्मों की जो स्थिति है उनको नीचे लाना, कर्मों प्रदेश जो ऊपर जमे थे, ये निषेक है, ठीक है, ये निषेक था, कोई भी कर्म प्रकृति उसका निषेक है, तो उसमें क्या करना, इन प्रदेशों को क्रम पूर्वक नीचे लाना, और उनको कैसे जमाना, असंख्य गुणाकार में, जो इस टाइप से जमाना उनको। इसको बोलते हैं, ये जो चलती है, ये इसको बोलते हैं, ये जो है ये है, इसको कहलाती है गुण श्रेणी। अपवर्तना का मीनिंग क्या होता है कि कर्म प्रदेशों को ऊपर से नीचे लाना, ठीक, और उनको कैसे जमाना, अपोजिट करके जमाना। असंख्य गुणाकार मतलब जितने दलित पहले लेता है, हर समय लेता जाता है, तो जितने प्रदेश उठाता है तो अगले समय में क्या करता है, असंख्य गुना प्रदेश ज्यादा लाता है, तो उनको जमाना नीचे लाकर, ठीक, ये कहलाती है गुण श्रेणी। बस एक शॉर्ट में समझ लीजिए, ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना हमको, बस एक इंट्रोडक्शन के लिए आपको दिया है। तो बस क्या बोल रहे हैं, अपवर्तना, अपवर्तना मतलब कर्म प्रदेशों को नीचे लाना, उनके द्वारा घात्यमान मतलब जिन प्रदेशों का हम घात करने जा रहे हैं, उन कर्म प्रदेशों को क्या कर रहे हैं, क्रम पूर्वक, क्रम वाइज, असंख्य गुणाकार से रूप से स्थापित करना, क्रम वाइज उनको असंख्य गुणाकार रूप से, गुणाकार गुण श्रेणी मतलब गुणाकार रूप से असंख्य गुणा, तो उनको असंख्य गुणाकार रूप से इनको नीचे जमाना, ये कहलाती है गुण श्रेणी। बस एक शॉर्ट में समझ लीजिए, ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना हमको, कि जो भी कर्म प्रदेश है उनको को क्या कर रहे हैं, हम ऊपर से नीचे ला रहे हैं, तो उनको नीचे लाकर नीचे जमाना, ये कहलाती है गुण श्रेणी। फिर लास्ट पॉइंट है इसमें, गुण संक्रमण। ठीक, संक्रमण का मीनिंग होता है परिवर्तन, मतलब ट्रांसफर। इसमें क्या होता है कि जीव के परिणाम अब विशुद्ध होते जाते हैं, ठीक, तो क्या करता है जीव कि अत्यंत विशुद्ध परिणामों से, अत्यंत विशुद्ध परिणामों में अबध्यमान अशुभ कर्म प्रकृतियों को
बध्यमान सजातीय प्रकृतियों में असंख्य गुणाकार रूप से संक्रमित करना। हाँ जाता है। ठीक है। क्या बोल रहे हैं गुण संक्रमण में? तो बोल रहे हैं संक्रमण का मीनिंग क्या होता है? तो बोलते हैं परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन मतलब ट्रांसफर। किस चीज का ट्रांसफर? तो बोल रहे हैं कि जीव के अत्यंत विशुद्ध परिणाम जब होते हैं तब उन उन अत्यंत विशुद्ध परिणामों से जीव क्या करता है? अबध्यमान अशुभ कारण प्रकृतियों का। अबध्यमान का मतलब क्या हुआ? कि जो प्रकृतियां अभी बांध नहीं रहा है जीव। ठीक, तो कौन सी प्रकृतियों की बात की है? तो अबध्यमान अशुभ कर्म प्रकृतियों का। जो भी अशुभ कर्म प्रकृति है, हमने पहले पढ़ा था ना, पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति। तो उसमें जो अशुभ प्रकृतियां हैं जिनका जीव अभी बंध नहीं कर रहा है, उन कर्म प्रकृतियों को बध्यमान सजातीय प्रकृति, मतलब कि जो प्रकृतियां अभी बन नहीं रही है अशुभ वाली, उनको जो बन रही है उसी सजातीय, मतलब उसी की सजातीय प्रकृतियों में कन्वर्ट करना। मतलब एक मान लें हम कि सात वेदनी और असात वेदनी, ठीक है, ये दो वेदनी कर्म की प्रकृतियां हैं, सात वेदनी और असात वेदनी। ठीक है, इसमें शुभ कौन सी है और अशुभ कौन सी है? शुभ है और ये शुभ है, ठीक है, और ये क्या है? अशुभ। अशुभ। ठीक, तो आठवें गुण स्थान में क्या होता है? असात वेदनी का बंध नहीं होता, तो ये कौन सी हो गई? अबध्यमान। ठीक, और जीव इसका बंध करता है, तो ये हो गई बध्यमान। ठीक, तो क्या बोल रहे हैं कि अत्यंत विशुद्ध परिणामों से अबध्यमान अशुभ कर्म प्रकृतियों को। ठीक, ये तो हमने ऐसा कलमा से एक मोनी वेदनी कर्म की बात करी, बाकी जितनी भी अशुभ प्रकृतियां हैं, ठीक, तो उनको अबध्यमान अशुभ प्रकृति को बध्यमान सहजाति, मतलब इसकी सहजाति कौन सी है? तो बोल रहे हैं अबध्यमान तो यही है असात वेदनी, लेकिन इसकी सहजाति कौन सी है? बध्यमान। तो ये हो गई इसकी बध्यमान सहजाति। ठीक है, ये सहजाति भी मतलब इसी ग्रुप की है, और चूंकि बन भी रही है। ठीक, सर तो इसमें ऊंच इसका गोत्र कन्वर्ट, नीच गोत्र भी होगा क्या? हाँ ऊंच गोत्र गोत्र कर्म, नीच गोत्र से ले सकता है क्या? हाँ हो जाएगा ना, वो भी गोत्र का भी हो जाएगा ना उसमें। ये तो हमने एक वेदनी कर्म की बात कर ली, अब हम बात करेंगे गोत्र कर्म की। तो उसमें नीच गोत्र उच्च गोत्र भी आता है, तो वो भी नीच गोत्र का जीव बन नहीं करेगा, तो उसको क्या करेगा? उच्च गोत्र में कन्वर्ट करेगा उसके प्रदेशों को। बिल्कुल सही कहा आपने। तो वैसे जो भी और कर्म है, ठीक है, तो उसमें अगर शुभ अशुभ दोनों आ रही है और अशुभ अगर बन नहीं रही है, तो अशुभ वाली जो है शुभ वाली में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब जो पहले बन चुकी है वो अशुभ ना? पहले से मतलब नहीं है, एक जो सत्ता में है अशुभ कर्म प्रकृति वो शुभ में मतलब जो अभी बध्यमान है बंद कन्वर्ट होकर में निकल जाएगी। देखिए होता क्या है कि जीव के हर गुण स्थान में, जैसे हम बात कर रहे हैं ना, तो हर गुण स्थान में जैसे जीव बढ़ता जाता है, कुछ कुछ प्रकृतियां होती है जिनको जीव छोड़ता जाता है। मतलब कि पहले गुण स्थान में जीव क्या है? हाईएस्ट प्रकृतियां बनता है, फिर जैसे जैसे जीव के परिणाम अच्छे होते हैं तो वो खराब प्रकृतियों को छोड़ता जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि नरक जो प्रायक प्रकृतियां हैं, ठीक है, नरक प्रायक मतलब नरक गति, नरकायु, नरकानुपूर्वी। ठीक है, ये जो नरक प्रायक प्रकृतियां हैं, ये प्रकृतियां कौन से गुण स्थान में बांधता है जी? तो बोलते हैं पहले गुण स्थान में ही पहले बांधता है। ठीक है, इससे अगर ऊपर चला गया जी, मान लीजिए अभी कोई सम्यक दृष्टि है या कोई श्रावक है या साधु है, तो वो नरक प्रायक प्रकृतियां नहीं बांधता है। वो जीव इस नरक प्रायक प्रकृतियां कौन से गुण स्थान में बांधता है? तो बोलते हैं पहले गुण स्थान में। मतलब कोई भी अगर जीव जिसने नरकायु का बंध किया है, तो जीव कब करता है उसका बंध? जब वो जीव मिथ्या दृष्टि होता है, जब वो पहले गुण स्थान में होता है, तभी वो नरक प्रायक प्रकृति का बंध करता है। ठीक है, मतलब पहले गुण स्थान में जी चारों गति बांध सकता है, नरक गति तिर्यंश मनुष्य चारों गति बांध सकता है, चारों आयु बांध सकता है, लेकिन नरक प्रायक जो भी है वो पहले गुण स्थान में ही बांधता है। इससे अगर जी ऊपर चला गया चौथे पांचवें छठे गुण स्थान में, तो वो नरक प्रायक प्रकृतियां नहीं बांधता है। ठीक है, पहले गुण स्थान में जी तिर्यंश प्रायक मतलब तिर्यंश आयु भी बांध सकता है, मनुष्य आयु भी बांध सकता है, देव आयु भी बांध सकता है। लेकिन अगर हम बात करें केवल नरक आयु की, तो वो पहले गुण स्थान में ही बांधता है।
ऐसे तिर्यंश प्रायक प्रकृतियां, अगर ये तिर्यंश की अगर ले लें, तिर्यंश गति आयु, ठीक है, तो ये कौन से गुण स्थान में बनता है जीव? तो बोलते हैं पहले और दूसरे गुण स्थान में ही बनता है। तो जैसे जैसे जीव क्या होता है, जीव के परिणाम अच्छे होते जाते हैं, तो जीव क्या करता है, जो खराब प्रकृति है उनको छोड़ता रहता है। ठीक है, तो नरक क्या है, सबसे खराब चीज है। तो पहले गुण स्थान से जीव ऊपर आया चौथे में, तो क्या नरक प्रायक भी छोड़ दिया उसने, तिर्यंश प्रायक भी छोड़ दिया। ठीक है, फिर जीव के परिणाम खराब हुए मान लीजिए, तो क्या हमने बात करी दूसरे गुण स्थान की, जो सासाधन है, वो कौन सा गुण स्थान है? सेकंड वाला। उसमें कहाँ से आता है जीव? तो बोले जब उसके परिणाम खराब होते हैं, वो ऊपर से नीचे गिरता है। जैसे हमने बात की ना, पेड़ से फल गिरा, तो पेड़ से गिरना मतलब क्या है कि उसके ऊपर जो अच्छे गुण स्थान थे, चौथे पांचवे छठे, तो वहां से जीव क्या करता है, वापस नीचे गिरता है। तो वापस अगर मान लीजिए जीव दूसरे गुण स्थान में आया, तो वो तिर्यंश प्रायक प्रकृति भी बांध सकता है। ठीक है, और फिर वापस जैसे ही पहले गुण स्थान में आया, वापस वो नरक प्रायक प्रकृति भी बांध सकता है। तो जैसे जैसे जीव के परिणाम अच्छे होते जाते हैं, वो ये खराब जो प्रकृतियां इनके इनको बांधना छोड़ देता है, वो अच्छी प्रकृतियां ही बांधता है, क्योंकि उसके भाव शुद्ध हो रहे हैं। तो शुद्ध भाव में, विशुद्ध भाव में जीव विशुद्ध प्रकृतियां ही बांधता है, खराब प्रकृतियां वो छोड़ता जाता है। तो ऐसे ही जो सात असात वेदनी है, ये भी कौन से गुण स्थान पर बनती है? तो ये बोलते हैं छठे गुण स्थान तक ही बनती है। उसके बाद मतलब छठे गुण स्थान तक ये दोनों बनती है, लेकिन छठे के बाद केवल ये सात वेदनी ही बनती है। तो अब हम बात करें आठवें गुण स्थान की, तो छठे गुण स्थान में असात वेदनी का जीव क्या बंद नहीं करता है, तो ये कौन सी हो गई? तो बोले अबध्यमान। और ये प्रकृति भी कौन सी है? अशुभ प्रकृति। तो इसके जो भी कर्म प्रदेश थे, इसको क्या करेंगे, अब ये प्रदेश क्या होते हैं, इसमें कन्वर्ट होते हैं, इसमें ट्रांसफर होते जाते हैं, तो ये कहलाता है गुण संक्रमण। क्लियर हुआ सभी को? क्या मतलब हुआ इसका? एक बार वापस समझाइए प्लीज। ठीक है, डेफिनेशन क्या बोल रही है? सबसे पहले तो मीनिंग समझते हैं हम संक्रमण का। संक्रमण का मीनिंग क्या होता है? परिवर्तन होना, यानी ट्रांसफर होना। ठीक, किस चीज का ट्रांसफर? तो बोल रहे हैं कि जब जीव के परिणाम कैसे होते हैं? अत्यंत विशुद्ध। ठीक, तो उन विशुद्ध परिणामों में अबध्यमान अशुभ कर्म प्रकृतियों का। ठीक, अबध्यमान मतलब कि जिन प्रकृतियों का जीव क्या कर रहा है, अभी बंध नहीं कर रहा है, पिछले गुण स्थान में उसने उसका बंध विच्छेद कर दिया, मतलब उनको वहीं पर अब इन प्रकृतियों को अब जीव नहीं बांधेगा। उन गुण स्थान में जाता है तभी जीव बांधता है, उससे ऊपर चला गया है या उससे नीचे चला गया तब उसका बंध जीव नहीं करता है। ठीक है, तो जैसे हमने बात करी यहाँ पर नरक प्रायक प्रकृति, ठीक है, ये भी क्या खराब है, और तिर्यंश प्रायक प्रकृति है, तिर्यंश गति, तिर्यंश आयु, तिर्यंश अनुपूर्वी, ये भी सब क्या खराब प्रकृति है। लेकिन अब ये कौन से गुण स्थान में बनती है? तो बोल रहे हैं कि नरक प्रायक पहले गुण स्थान, मतलब ये आपके आगे आएगा, लेकिन अब समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, अभी ये पॉइंट लेना पड़ रहा है कि जीव नरक प्रायक प्रकृतियां केवल पहले गुण स्थान में ही बांधता है, तो तिर्यंश प्रायक पहले दूसरे में बनता है। और ऐसे हम यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वेदनी, यहाँ पर हम सिर्फ वेदनी कर्म की बात कर लें, तो वेदनी में जीव क्या करता है? पहले से लेकर छठे गुण स्थान, पहले से छठे गुण स्थान तक ये दोनों ही बांधता है, सात वेदनी भी बांधता है और सात वेदनी भी बांधता है। ठीक है, लेकिन सातवें गुण स्थान से ऊपर, सातवें से ऊपर क्या करता है जीव? सात वेदनी ही बांधता है। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर नीचे भी, या इसको यहाँ ले लेते हैं, नहीं तो नहीं। पहले से छठे गुण स्थान तक जीव क्या करता है? सात वेदनी भी बांधता है और असात वेदनी भी बांधता है, मतलब एक समय में एक ही बनती, या तो जीव अगर सात वेदनी बांधेगा तो असात वेदनी नहीं बांधेगा, या असात वेदनी बांध रहा तो सात वेदनी नहीं बांध रहा, मतलब जीव के पास दोनों ऑप्शन खुले हैं, ये भी बांध सकता है जीव और ये भी बांध सकता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही जीव छठे से ऊपर जाता है, सातवें गुण स्थान से ऊपर जाता है, ठीक, तब जीव क्या करता है? केवल सात वेदनी ही बांधता है, असात वेदनी अब वो नहीं बांधता है। ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हैं, जो डेफिनेशन में बात की कि अबध्यमान अशुभ कर्म प्रकृतियों को, ठीक है, तो यहाँ पर अब सातवें, अब हम जो बात कर रहे हैं गुण संक्रमण कौन से गुण स्थान में हो रहा है? तो बोले आठवें गुण स्थान में। तो सातवें से ऊपर हमने क्या बोला कि सातवें नहीं बनेगा। ठीक है, और ये कौन सी प्रकृति है? पुण्य है, पाप है? पुण्य पुण्य है ना, पुण्य 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 प्रकृति है ना। और जो असात वेदनी थी, ये कौन सी थी? पाप। और सात वेदनी है पुण्य। ठीक है ना, तो डेफिनेशन क्या बोल रही है कि अबध्यमान अशुभ कर्म प्रकृति का। ठीक है, तो अबध्यमान कौन सी है यहाँ पर? असात वेदनी, और ये पाप प्रकृति भी है। तो अबध्यमान अशुभ प्रकृति को बध्यमान सजाति, बध्यमान मतलब जो बन रही है, तो अभी यहाँ पर कौन सी बन रही है? तो बोले सात वेदनी। ठीक,
और ये क्या है, ये सजाति है, मतलब इसी के ग्रुप वाली है, तो उसको बोलते हैं सजाति, जो एक ही जाति वाली, मतलब उसी के ग्रुप वाली, उसी कर्म के ग्रुप वाली, मूल कर्म के। ठीक, मतलब हर एक में क्या अलग अलग ग्रुपिंग चलता है। सर जय जन से इसमें इसका यही शुभ अशुभ प्रवृत्ति को करके शुभ प्रवृत्तियों में परिवर्तन करता है, गुण श्रेणी में, यही है गुण हाँ संक्रमण का मतलब। हाँ, मतलब हाँ, कि जो बंद नहीं रही, कौन सी प्रकृति का हो कन्वर्जन, तो बोले जो बंद नहीं रही, जो अबध्यमान है, ठीक है, जिनका अभी जीव बंद नहीं कर रहा है, तो ऐसी अबध्यमान अशुभ कर्म प्रकृतियों को जीव क्या करेगा, जो उसकी सजातीय वाली है और जिनका जीव अभी बंद कर रहा है, उसमें कन्वर्ट करना, ये कहलाता है गुण संक्रमण। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना सर, सजातीय कर्म प्रकृतियों का ही संक्रमण होता है। नहीं, सजातीय का तो होगा, वो सही है, लेकिन कौन से, जो बद्धमान अबध्यमान है उसी का बद्धमान में होगा, सजातीय का तो होगा, लेकिन किनका होगा, तो जो जो अबध्यमान अशुभ कर्म प्रकृति, उसका बद्धमान वाली में ही होगा। जी तो इसमें केवल एक ही वर्ड नहीं है, इसमें पूरा हमको डेफिनेशन ही बोलना है कि अत्यंत विशुद्ध परिणामों से अबध्यमान अशुभ कर्म प्रकृतियों को, ठीक है। मान लीजिए आपको बोल दिया कि सही गलत बताइए, तो आपको यहाँ पर भी बोल दिया कि अशुद्ध विशुद्ध परिणामों से अत्यंत बद्धमान अशुभ कर्म प्रकृतियों को, बद्धमान सजाति प्रकृतियों में, यहाँ पर अबध्यमान की जगह उन्होंने लिख दिया बद्धमान। तो आपको जी ध्यान आना चाहिए कि संक्रमण अशुभ कर्म प्रकृतियों का तो हो रहा है, लेकिन कौन सी कर्म प्रकृतियों का, तो जो अबध्यमान है। यहाँ पर उन्होंने मान लीजिए बद्धमान लिख दिया, तब आपको ध्यान आना चाहिए, आपने ये तो पढ़ लिया कि हाँ अशुभ कर्म प्रकृतियों को बद्धमान में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन कौन सी अशुभ कर्म प्रकृति, जिनका जीव भी बंद नहीं कर रहा है, तो अबध्यमान, ये वर्ड ध्यान आना चाहिए, अब ठीक है, जो अभी जीव बांध नहीं रहा है। तो अबध्यमान अशुभ कर्म प्रकृतियों को जो अभी जीव बांध रहा है, ऐसी बनने वाली प्रकृति है कौन सी, उसी के ग्रुप वाली सजाति, ठीक है, उसमें हर बार गुणा असंख्य गुणा का रूप से, ठीक है, हर बार असंख्य गुणा रूप से उसमें कन्वर्ट करना, ये कहलाता है गुण संक्रमण। ज्यादा डीप में इसमें भी नहीं जाना है, बस एक हमको एक डेफिनेशन कैसे समझना है वो ध्यान रखना है कि अबध्यमान जो प्रकृति है, बद्धमान मतलब, शुभ वाली, उसको उसके ग्रुप वाली प्रकृतियों में बद्धमान मतलब नहीं कन्वर्ट बांधना करना, है, बद्ध ठीक है, ये कहलाता है गुण संक्रमण। क्लियर हुआ सर थोड़ा बहुत भी? सर है बद्धमान और बद्धमान क्या है? बद्धमान मतलब बांधना है, बद्धमान मतलब नहीं बांधना। हाँ, अबध्यमान मतलब कि जिसका जीव अभी बंद नहीं कर रहा है, ठीक है, और बद्धमान मतलब जो बन रही है, अभी जिन प्रकृति को जीव बांध रहा है, ठीक है। तो जो अबध्यमान है और अशुभ भी है, ठीक है, दो चीजें इसमें, एक तो प्रकृति कौन सी होनी चाहिए, अबध्यमान जिसका बंद नहीं हो रहा है, और अशुभ भी होनी चाहिए, ठीक, उसको जो बन रही है उसमें कन्वर्ट करना, और उसी के ग्रुप वाली उसमें कन्वर्ट करना, ये कहलाएगा गुण संक्रमण, ठीक है। ये हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो हम बात कर रहे थे श्रेणी की। जो हमने बात की थी ना श्रेणी के, जीव अब 8वें गुण स्थान में आता है तो अब क्या करता है, ऊपर श्रेणी से ही चढ़ता है। तो श्रेणी क्या चीज होती है और कितने प्रकार की थी? श्रेणी मतलब होता है पंक्ति या सीढ़ी या क्रम, ठीक है, क्रम वाइज जीव क्या करता है, वो ऊपर के गुण स्थानों में जाता है। तो श्रेणी कितने प्रकार की बोल रहे हैं, तो बोल रहे दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो बोल रहे उपशमक और सेकंड होती है छपक, दो तरह की श्रेणी होती है। उपशमक का मतलब क्या होता है कि जिस श्रेणी में जीव क्या करता है, चारित्र मोहनी कर्म की। कुछ बोल रहे हैं क्या कोई? इक्कीस प्रकृतियों का उपशम करता है। अभी क्या होता है, चारित्र मोहनी कर्म की 21 प्रकृतियां कौन सी? चारित्र मोहनी कर्म कौन सा होता है मोहनी कर्म में? वरना प्रत्याखन 4 और चतुष्क और प्रत्याखन चतुष्क और नौ कसाई। साई। 21 होती है हमारी 16 कषाय, ठीक है, और
देखिए दर्शन मोहिनी होती है, मोहिनी कर्म में 2 प्रकृतियां होती है, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। ठीक है, ये तो सभी क्लियर है। दर्शन मोहिनी में कौन कौन सी आती है, चारित्र मोहिनी में कौन सी आती है? सम्यक वेदनीय, मिथ्या वेदनी, वेदनीय, सम्यक मिथ्या सम्यक वेदनी। मिथ्या वेदनी, वेदनीय। सबसे पहले मिथ्या वेदनी, फिर सम्यक सम्यक वेदनी, वेदनी और सम्यक सम्यक मिथ्या। मिथ्या वेदनी। ये ठीक है, दर्शन मोहिनी। और चारित्र मोहिनी में कौन सी आएगी? 16 कषाय, 9 कषाय। अनंत आनंद क्रोध मान माया लोभ। सबसे पहले आ जाएगी A4 अनंतानुबंधी, अनुबंधी, AB4 प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, क्रोध मान माया लोभ और 9 ठीक है, कषाय। और आ गए 9 कोशाएं। ठीक है ना, तो ये प्रकृतियां हैं 3, ये हैं 16 और ये हैं 9। ठीक है, टोटल हमारी कितनी हो गई है? 28। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जीव क्या करता है, चारित्र मोहिनी कर्म की 21 प्रकृति का उपशम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृति की बात हो रही है, तो इनको दर्शन मोहिनी वाली को तुमको लेना ही नहीं है। ठीक है, तो इनको हम हटा देते हैं। अब बची चारित्र मोहिनी कर्म की, तो इसकी कितनी प्रकृतियां हैं? तो बोल रहे हैं 16 और 9 कितनी है? 25 हो रही है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है जीव? 21 के लिए बात कर रहा है कि 21 का ही उपशम कर रहा है। तो बची 4 कौन सी हटाएंगे हम? तो जो A4 है, प्रत्याख्यान 4 होने वाली। अनंतानुबंधी चतुष्क वाली। हाँ, फर्स्ट वाली। ठीक है, ये जो प्रकृतियां हैं, इनका क्या करता है जीव? इनका पहले ही श्रेणी चढ़ने से पहले इनको क्या करता है? इनका क्षय कर देता है, मतलब इनको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, उसके बाद जो बची हुई है कितनी? 16 में से यहाँ पर 4 चली गई, यहाँ पर कितनी बची? 12। ठीक है, और ये जो 9 है, ये तो 9 एज इट इज रहेगी। तो 12 और 9 कितनी बची? 21। क्लियर हुआ 21 कैसे आई है? हाँ सर। टोटल चारित्र मोहिनी कर्म की कितनी प्रकृतियां देखी हमने? तो बोल रहे हैं 16 और 9 25 देखी थी, तो यहाँ पर 21 की बात कर रहे हैं। तो 21 कैसे आई? तो जीव क्या करता है, जो अनंतानुबंध चतुष्क है, जब जीव श्रेणी चढ़ता है ना, तो उसके पहले इसका क्या करता है? इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, अनंतानुबंध चतुष्क को। ठीक, तो जो रिमेनिंग बची कितनी? 12 और 9 21, इनका क्या करता है जीव? उपशम करता है। उपशम का क्या मीनिंग आया तो वो समझते हैं, उपशम किसे कहते हैं? दबा देना, दबाना, उदय नहीं होना। उपशम का क्या मतलब होता है कि उसको उदय के अयोग्य कर देना, मतलब वो अब क्या अपना कोई भी इफेक्ट नहीं दे पाती। मतलब एक मान लीजिए कोई एक जमीन है, ठीक है, वहां पर काफी डस्ट उड़ती है, धूल उड़ती है, तो उसमें क्या किया? पानी डाला, और पानी डालने के बाद क्या किया? उस पे हमने एक रोलर फिरवा दिया, तो रोलर फिरवा दिया, तो उसके बाद क्या कुछ टाइम तक क्या वो धूल उड़ेगी क्या? अब धूल उड़ना बंद हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया? उस पर पानी डाल दिया और रोलर फिरवा दिया, तो उससे क्या जो जितनी भी डस्ट उड़ रही थी वो क्या उड़ना बंद हो गई। तो हमने क्या किया? उस धूल को क्या करा? दबा दिया कुछ टाइम के लिए। तो वैसे ही यहाँ पर क्या करता है जीव? ये जो 21 प्रकृति है, इनको क्या करता है? उपशम कर देता है, मतलब इनको दबा देता है। ये इतने टाइम तक अपना कोई भी रिजल्ट नहीं देती है, अपना कोई भी इफेक्ट नहीं डालती। उनको उपशम करना मतलब उनको थोड़े टाइम के लिए दबा देना, उदय के अयोग्य कर देना, मतलब कोई भी इनका इफेक्ट या अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाती। ठीक, तो ये कहलाती है जिसमें जीव क्या करता है? इन प्रकृतियों का उपशम करता है, तो वो श्रेणी कहलाएगी उपशमक। और इसमें क्या होता है शपक वाली में कि इन प्रकृतियों को 21 ही प्रकृतियां हैं, इनका क्या करता है जीव? क्षय करते जाता है, उनका उनको डिस्ट्रॉय करता है। शाही कर देगा, शाही कर देगा, शाही करता है ठीक, इसमें। हाँ, इसमें क्या कर रहा है जी? उपशम ही कर रहा है, मतलब उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा है, उनको बस एक दबा रहा है थोड़े टाइम के लिए, उनको उपशम कर रहा है। ठीक है, उनको उपशमित कर रहा है, उनको उपशम कर रहा है, मतलब उनको थोड़े टाइम के लिए वो अपना कोई भी इफेक्ट नहीं दे पाए, ऐसे इस वाली श्रेणी को इसलिए कह रहे हैं उपशमक श्रेणी। और जिसमें क्या कर रहा है जीव? उनको डिस्ट्रॉय करते हुए जा रहा है। ठीक है, इन 21 प्रकृति, इनके अलावा जो बाकी कर्म प्रकृति है उनको भी डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन मेनली जो 21 प्रकृतियां हैं, ये इनको जब डिस्ट्रॉय करते हुए चढ़ता है, ठीक, तो वो कहलाएगी वो वाली श्रेणी क्षपक श्रेणी। ठीक, मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने बात की कि धूल उड़ रही थी, धूल के ऊपर हमने पानी डाला और रोलर फिरवा दिया, तो धूल उड़ना बंद हो गई। ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम होगा, जब वो पानी इवेपोरेट हो जाएगा उसके बाद तो वापस धूल उड़ना चालू हो जाएगी। तो वैसे ही ये जो प्रकृतियां हैं,
ये कुछ टाइम के लिए तो जीव क्या करता है, इनको उपशम कर देता है, मतलब इनको दबा देता है। लेकिन थोड़े टाइम जितना ये जैसे इसका टाइम पीरियड निकला इस श्रेणी का, ये वापस प्रकृति क्या होती है, अपना इफेक्ट देने लग जाती है। ये बस थोड़े टाइम के लिए क्या कहते हैं कि इनको क्या करता है, जीव दबा सकता है। ठीक, लेकिन शपथ में क्या हुआ कि एक बार जो प्रकृति डिस्ट्रॉय हो गई, तो उसके बाद ये वापस उठेंगी नहीं। ठीक है, ये फिक्स हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, मतलब कि अब वो वापस अपना इफेक्ट देगी ही नहीं कभी भी। क्योंकि जब जीव शपथ श्रेणी चढ़ता है तो वापस वो नीचे नहीं आता, लेकिन जब जीव उपशमक चढ़ता है तो वापस वो नीचे आता ही आता है। उसके परिणाम खराब होते हैं और वो ऊपर से रिटर्न आता ही है। लेकिन जब जीव शपथ श्रेणी चढ़ता है तो वो वन वे ही होता है, वो वापस उससे नीचे नहीं आता और ऊपर जाके सीधे मोक्ष में ही जाता है। ठीक, तो ये बेसिक डिफरेंस है कि उपशमक श्रेणी में क्या होता है कि जीव इन 21 प्रकृतियों का, कौन सी, तो बोले चारित्र मोनि कर्म की 21 प्रकृतियों का क्या करता है, उपशम करता है। और शपथ श्रेणी में इनका क्या करता है, क्षय करते हुए चलता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सभी को? सर ये अनंत चतुर्थ क्या करता है, वो कहाँ रहता है, स्टॉक में ही रहता है? नहीं, इसका क्या करता है, जीव डिस्ट्रॉय करके चढ़ता है। मतलब अगर जीव को श्रेणी चढ़ना है ना, तो उसको इसका क्षय करके ही चढ़ना पड़ता है, इसको डिस्ट्रॉय करके ही चढ़ना पड़ता है। तो इसका पहले क्षय होने के बाद ही वो चढ़ सकता है? हाँ, बिल्कुल, इसका क्षय करता है जीव, उसके बाद ही जीव क्या करता है, श्रेणी चढ़ सकता है। ठीक है, इसको चढ़ने के लिए तो इसको मतलब छपक श्रेणी चढ़ने के लिए भी इसका क्षय करना पड़ता है, और इसको चढ़ने के लिए भी इसका क्षय करना पड़ता है। और इसके अलावा जो बची हुई 3 है, जो दर्शन मोनि की हमने बात की ना, हाँ सर। दर्शन मोनि की जो 3 प्रकृतियां हैं, उनका भी हाँ इसमें क्या करता है जी, उपशम कर ऑलरेडी पहले ही उपशम कर देता है। जब उपशमक श्रेणी चढ़ता है जी, तो जो दर्शन मुनि की 3 प्रकृतियां हैं, इनको तो पहले हाँ ही उपशम करके चढ़ता है। ठीक, हाँ लेकिन जब शपथ चढ़ता है तब इसका भी क्षय कर देता है। मतलब इसमें केवल 4 प्रकृतियों का क्षय हुआ, ठीक है, किसका, अनंतर मुनि चतुष्क का। लेकिन इसमें जो हम्म, 7 प्रकृतियां थी, दर्शन मुनि की 3 और चारित्र मुनि की 4, इन 7 का क्या करता है जी, क्षय कर लेता है पहले ही। और उसके बाद पहले इनका क्षय कर। बची हुई का क्षय करते जाता है। अब एकदम बिल्कुल समझ में आया सर। मतलब वो उपशमक श्रेणी जी, उपशमक श्रेणी चढ़ने से पहले दर्शन मोहनीय के तीनों का उपशम होता है, क्षय नहीं होता है। बिल्कुल। और इसमें तो A4 का क्षय होता है। मतलब इसमें क्या बोलेंगे उपशमक में हम कि A4 का क्षय A4 का तो सभी में क्षय होता है ना। दोनों में ही हो रहा है, A4 का क्षय, और इसमें क्या हो रहा है, D3 जो दर्शन मोनि की प्रकृति है, D3 इनका क्या हो रहा है, उपशम। ठीक है, इसको चढ़ने से पहले इस A4 का तो क्षय करेगा ही जी, और जो D3 दर्शन मोनि की प्रकृति है उनका उपशम कर देता है। और शपथ में क्या होता है, पूरा जो ये D7 ही बोलते हैं इसको, इन चारों को मिला के क्या बोलते हैं, D7 है दर्शन सप्तक। ठीक है, दर्शन सप्तक बोलते हैं इन दोनों को मिला के। तो इनका पूरे का ही जीव क्षय करके चढ़ता है, दर्शन सप्तक। ठीक है, इनका पूरे का ही जीव क्या करता है, क्षय करके ही चढ़ता है। इनका ऑलरेडी क्षय कर लेता है, उसके बाद जैसे स्टार्ट करता है तब जो बची हुई किस प्रकृति है, इनका भी स्टेप बाय स्टेप क्षय करते जाता है। और इसमें इसके अलावा जो दूसरी कर्म की प्रकृति है उनका भी जीव क्षय करता है। तो उपशमक में A4 का क्षय तो है ही है, और इसमें भी है, लेकिन जो D3 है ये उपशम में रहती है, और इसमें ये जो D3 दर्शन मुनि की, इसका यहाँ पर भी क्षय हो जाता है। ठीक है, सर ये जो उपसम में A4 और D3 का सही नहीं होता इसमें उपसम में, किसमें, ये उपसम श्रेणी में ये जो A4 और D3 का सही नहीं होता इसमें। उपशम में D3 का, सही नहीं होता है क्या सर इसमें? हाँ, एक्चुअली इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है। इसमें A4 का क्षय भी हो सही सकता है, होने के उपशम बाद ही का तो पहुंचता क्षय है। भी हो सकता है, दोनों हो सकता है इसमें। ठीक है, तो अभी केवल अपने हाँ, को ये सही ध्यान होने के बाद रखना, ही पहुंचेगा ना उस बाद। नहीं नहीं, इसमें दोनों संभावना है। मान लीजिए कोई जीव है जिसने इसका क्षय कर दिया, लेकिन वो अ, फिर अलग बात आ जाएगी। अभी तो आप बस ये समझिए इसको, फिर वो आगे का टॉपिक चला जाएगा। बस आप ये समझिए कि दोनों में ही A4 का क्षय हो जाता है। ठीक है, अब D3 का क्या होता है, दोनों हाँ में फिर हाँ अलग हाँ हाँ, क्षय हो जाता है। इसमें उपशम और सही सही क्षय दोनों हो सकता है, दोनों सही बात। पॉसिबिलिटीज हो। ठीक है, वो फिर क्या विषयांतर हो जाएगा, आगे की बात हो जाएगी। तो बस आप ध्यान रखिए कि A4 का दोनों में ही क्या होता है, क्षय होता है। इन दोनों का क्षय करके जीव चढ़ता है। D3 का क्या होता है, वो फिर दोनों में अलग अलग बातें हो जाती है। ठीक है, तो आप समझने के लिए बस ये ध्यान रखिए कि दोनों में ही क्या होता है, A4 का क्षय हो जाता है।
इन दोनों का क्षय करके जीव क्या करता है, ऊपर चढ़ता है। ठीक, D3 का भी क्षय होगा क्या? आप उस पे मत जाइए D3 पे अभी, क्योंकि वो क्या फिर एक्स्ट्रा आगे का हो जाएगा। इसलिए D3 में क्या होता है, वो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, तो इसीलिए अभी उस पर नहीं जा रहे हैं हम अभी। इसीलिए बस आप ये जान कि दोनों में A4 का क्षय करके जीव चढ़ता है। ठीक है, D3 का क्या होता है, वो अलग अलग फिर चीजें आ जाएगी, इसलिए अभी उसको हम ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? उपशम का मीनिंग क्या आया, कौन बताएगा उपशम का मतलब? जो उपशम अपने से क्या कर्म मतलब? प्रकृतियों का उपशम करके आगे बढ़ता है। उपशम से वही मीनिंग क्या है, उपशम का मतलब क्या हुआ? चारित्र मोहने की चारित्र सही मोनि की कह किस समय तो है लेकिन अभी उदय नहीं है। हाँ, चार मतलब उनका कुछ समय के लिए उदय के योग करना, मतलब उनका कोई भी इफेक्ट अभी वो प्रभाव नहीं दे पाएंगे। ठीक है, हाँ जैसे हाँ हमने बात की रोलर की, रोलर अगर हमने फेर दिया किसी जमीन पे जिस पे धूल उड़ रही थी, पानी डाल के रोलर फेर दिया, तो कुछ टाइम के लिए वो डस्ट उठना बंद हो गई। तो वैसे जिन प्रकृति का उपशम हो गया, मतलब वो कुछ समय के लिए आप उदय में नहीं आएगी, अपना दब कोई भी गई इफेक्ट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, दब गई। तो ये हो गया, तब गई वो। अब हम बात करते हैं कि जो इसमें मेन पॉइंट थे वो, कि जीव एक भाव में, कोई भी एक पर्टिकुलर भाव है, या तो वो शपक श्रेणी चढ़ेगा या उपशमक ये चढ़ेगा। ऑप्शन ठीक है, दोनों में से एक ही श्रेणी चढ़ सकता है जी, दोनों श्रेणी एक साथ नहीं चढ़ सकता। या तो कभी अगर वो उपशमक चढ़ेगा तो उसी भाव में शपक नहीं चढ़ेगा, और छपक चढ़ेगा तो वापस उसको बाहर उपशमक चढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसी शपक चढ़ के वो जीव क्या होगा, मोक्ष चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए वो उपशमक चढ़ा, तो वापस उपशमक से क्या बोला हमने कि वापस उसको नीचे गिरना ही है। तो ऐसा नहीं कि उपशमक से चढ़ा वो नीचे गिर गया वापस और वापस वो छपक चढ़ा, ऐसा नहीं है। एक भाव में क्या है, जीव एक ही श्रेणी चढ़ सकता है। फिर उसके बाद क्या बोला कि एक भाव में जीव क्या कर रहा है, 2 बार उपशमक चढ़। 2 बार उपशमक श्रेणी चढ़ सकता है। ठीक है, एक भाव में क्या करता है जी, एक ही 2 बार उपशमक, मैक्सिमम 2 बार उपशमक श्रेणी चढ़ सकता है। फिर थर्ड पॉइंट क्या बोला कि संपूर्ण संसार अवस्थान काल में जीव कितनी बार चढ़ सकता है श्रेणी, 3 भाव में। 4 बार है ना, 4 बार, एक 5 बार टोटल, एक बार 4 बार सपक और एक बार सपक श्रेणी। चार इसमें क्या बार बोल रहे उपशम और हैं, पूरे एक बार संपूर्ण सपक्षम। संसार काल है, उसमें क्या करता है जीव, केवल 3 भाव में ही श्रेणी चढ़ सकता है। ठीक है, और कितनी बार चढ़ सकता है, तो बोल रहे हैं कि टोटल 5 बार श्रेणी चढ़ सकता है वो। सबसे पहले बोल दिया 3 भाव में श्रेणी चढ़ सकता है, मतलब 3 अलग अलग भाव कोई से भी हो सकता है। श्रेणी कौन चढ़ेगा, मनुष्य ही चढ़ेगा। ठीक है, और संयति चढ़ेगा। तो उसके लिए क्या बोल दिया कि मैक्सिमम 3 भाव में ही जीव क्या कर सकता है, श्रेणी चढ़ सकता है। ठीक, और उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि हाँ, 3 भाव बोल दिए, मतलब कितनी बार चढ़ लिया वो जीव, या तो एक बार छपक चढ़ के बाहर हो जाए, या 2 बार उपशमक चढ़ जाए, एक बार उपशमक चढ़ा फिर गिर गया, फिर वापस 2 बार उपशमक चढ़ के गिर गया। ठीक है, तो ऐसे 3 भाव, एक भाव में ये हो गया, 2 भाव में ऐसे भी कर सकता है वो। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या कर सकता है जी, 5 बार श्रेणी चढ़ सकता है। उत्कृष्ट 5 बार श्रेणी चढ़ सकता है, या जघन्य मिनिमम 1 बार। मतलब पहली बार ही वो श्रेणी चढ़ा और उसने छपक श्रेणी चढ़ी और मोक्ष चला गया। ठीक, तो 1 बार हो गया, और मैक्सिमम 5 बार कैसे हो गया कि पहले उसने उपशमक श्रेणी चढ़ी, फिर नीचे गिर गया, फिर वापस उसी भाव में उपशमक चढ़ गया, तो ये पहला भाव हो गया। ठीक है, फिर वापस किसी भाव में वो गया, मनुष्य बना, साधु बना, फिर उसके बाद वापस उसने क्या किया, श्रेणी चढ़ी, उससे नीचे गिरा और थोड़ा अंतर में बाद वापस श्रेणी चढ़ गया, तो ये हो गया दूसरा भाव। ठीक है, फिर बहुत सारे उसने भाव निकाल दिया, अनेक बार उसने जन्म मरण किया, ये है वो है। अब उसने क्या किया, एक जो वापस भाव मिला, उसने क्या किया, शपक श्रेणी चढ़ा और उसी भाव में बाहर हो गया, ये हो गया तीसरा भाव। ठीक है, तो मैक्सिमम क्या बोला
कि संपूर्ण संसार काल में जीव 3 भावों में श्रेणी चढ़ सकता है मैक्सिमम। तो पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव। ठीक। और क्या बोला कि मैक्सिमम कितनी बार चढ़ सकता है, तो बोले 5 बार चढ़ सकता है। और मिनिमम कितनी बार चढ़ सकता है, तो बोले 1 बार। पहली बार में वो छपक श्रेणी चढ़ा हुआ बाहर हो गया। मैक्सिमम 5 बार कैसे हो सर गया? मनुष्य भाव में ही होता है सर, मनुष्य भाव में हो गया तीनों, ये सारे मनुष्य भाव में होंगे ये सारे। हाँ, हमने क्या बात की कि जो श्रेणी कौन चढ़ता है, वो साधु ही चढ़ेगा ना, संयत ही चढ़ सकता है। हाँ जी, हाँ क्योंकि है ना, क्योंकि देखिए नैरिक और देवता, इन दोनों का मैक्सिमम कौन सा गुण स्थान है, तो बोले चौथा गुण स्थान। ये इससे ऊपर नहीं जाते। ठीक। उसके बाद जो तिर्यंश है वो 5वें गुण स्थान से आगे नहीं जाता। जो तिर्यंश है वो 5वें गुण स्थान से आगे नहीं जाता। लेकिन केवल मनुष्य है जो 1 से 14 गुण स्थान से आगे, 1 से 14 गुण स्थान में जा सकता है और वहीं से बाहर हो सकता है। ठीक। तो अगर नहरी को देवता की बात कर ले, वो चौथे गुण स्थान पे रुक जाएंगे। तिर्यंश देख लिया हमने तो 5वें गुण स्थान में रुक जाएगा। और मनुष्य ही केवल है जो 1 से 14 गुण स्थान में जा सकता है। तो ये श्रेणी जो हम बात कर रहे हैं, जो कौन से गुण स्थान से चालू हो रही है? 8वें गुण स्थान पे 8वें गुण स्थान। तो 8वें में कौन सा जीव आएगा, तो बोल रहे हैं केवल मनुष्य ही आएगा। मनुष्य अप्रमत ठीक है। संयत। ये जो भी बात कर रहे हैं हम श्रेणी की वगैरह की, तो ये सब क्या है, वो मनुष्य की अपेक्षा से ही बात हो रही है। ठीक है सर। तो ये पॉइंट है कि श्रेणी 2 प्रकार की होती है, तो बोले शपक और उपशमक। उपशमक में क्या हो रहा है कि जीव जो चारित्र मोनि कर्म की 21 प्रकृतियां हैं, उनका उपशम करके चल रहा है। और शपक श्रेणी में चारित्र मोनि की 21 प्रकृति के अलावा दूसरी कर्म प्रकृति का भी जीव क्या करता है, क्षय करके ही चढ़ता जाता है। उसके बाद बोला कि उपशमक श्रेणी क्या है कि जीव एक भाव में 2 बार चढ़ सकता है। जरूरी नहीं कि 2 बार चढ़ेगा ही, लेकिन अगर चढ़ना है, मतलब वो उसके अंदर कैपेसिटी है, तो वो 2 बार मैक्सिमम चढ़ सकता है एक भाव में। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं चढ़ सकता है। उसके बाद क्या बोला कि उसका जीव का पूरा जो संसार काल है, मतलब कि जितने समय तक वो पूरे संसार में लगा हो, एक भाव की बात नहीं हो रही है, जितने है उसने अनंत भाव किए। ठीक है, तो उन अनंत भावों में क्या करता है जीव कि मैक्सिमम 3 बार ही श्रेणी, 3 भावों में ही जीव श्रेणी चढ़ सकता है। जब भी वो मनुष्य बन के संयत बना, तो उसके पास योग्यता है कि वो केवल 3 भावों में ही श्रेणी चढ़ सकता है। हर जीव चढ़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई जीव चढ़ रहा है तो वो मैक्सिमम 3 भावों में ही श्रेणी चढ़ सकता है, इससे ज्यादा नहीं चढ़ सकता। ठीक है, इससे ज्यादा भावों में वो श्रेणी नहीं चढ़ पाएगा। ठीक। तो 3 भाव की बात हो गई। अब उसके बाद बोल रहे हैं कि 3 भावों में कितनी बार चढ़ सकता है, तो बोल रहे हैं कि मैक्सिमम वो 5 बार चढ़ सकता है, और मिनिमम वो एक ही बार में श्रेणी चढ़ के बाहर भी हो सकता है। तो एक बार में कैसे बाहर होगा कि पहली बार उसने श्रेणी चढ़ी, और कौन सी चढ़ी, तो बोले शपक्ष वाली। चबक वाली श्रेणी चढ़ के वो पहले भाव में ही वो मोक्ष चला गया। ठीक। और 5 बार उत्कृष्ट कैसे चढ़ सकता है, तो बोल रहे हैं कि एक भाव में उसने क्या किया, एक बार श्रेणी चढ़ी, नीचे आया और वापस चढ़ी, मतलब एक भाव में उसने 2 बार श्रेणी चढ़ ली। तो पहला भाव ये हो गया। फिर अगले काफी उसके भाव निकल गए, सैकड़ों भाव निकल गए। उसके बाद वापस वो साधु बना, वापस उसने श्रेणी चढ़ी, तो वापस उसने क्या किया, उपशमक श्रेणी चढ़ी, नीचे गिरा वापस, और वापस उसने अंतर्मुख बाद वापस श्रेणी चढ़ ली, तो वापस ऐसे 2 बार श्रेणी चढ़ गया। तो 2 और 2 4 बार ऐसे हो गया। और लास्ट भाव फिर अनंत भाव निकले उसके, उसने क्या किया, वापस साधु बना। और अब क्या करा उसने, वापस वो उपशमक नहीं चढ़ेगा, अब वो कौन सी चढ़ेगा, डायरेक्ट छपक वाली चढ़ेगा अगर चढ़ता है। और उस छपक श्रेणी चढ़ के वो सीधा मोक्ष में चला गया। तो मैक्सिमम जी क्या कर सकता है, 5 बार श्रेणी चढ़ सकता है, और मिनिमम वो एक बार ही श्रेणी चढ़ के बाहर भी हो सकता है। लेकिन टोटल ओवरऑल अगर देखें हम, तो मैक्सिमम 3 भाव से ज्यादा वो श्रेणी नहीं चढ़ सकता। भले वो 3 भाव में, एक भाव में उपशमक चढ़ा, अगले एक आध भाव में फिर उपशमक चढ़ा, और फिर शपक चढ़ा, मतलब 3 बार चढ़ के भी बाहर हो सकता है। वो जरूरी नहीं 5 बार श्रेणी चढ़ना। पहली बार में भी बाहर हो सकता है, या 3 बार में, या 2 बार में, कैसे भी। मतलब मैक्सिमम की बात हो गई 5, और मिनिमम की हो गई 1, मतलब कि एक बार में चढ़ के भी बाहर हो सकता है। और अगर मैक्सिमम भी चढ़े तो 5 बार से ज्यादा वो श्रेणी नहीं चढ़ सकता। ठीक है, सर ये क्लियर? सम्यक भी चढ़ेगा, हाँ जी, सम्यक भी चढ़ सकता है ना श्रेणी? आप बताइए कौन चढ़ेगा? सम्यक भी चढ़ता है ना? चढ़ेगा ना, सम्यक तो ऐसे भी तो आगे के गुण सांगेगा बढ़ेगा। मिथ्या मिथ्यात्व कौन है, इससे गुण स्थान में होगा। पहले में ही रहेगा ना, उसके ऊपर जो है, मतलब जो कहते हैं हम, तीसरा तो हमने बोल दिया वो सम्यक मिथ्या दृष्टि वाला, और दूसरा है साधारण। चौथे गुण स्थान से क्या हो गया, चौथे गुण स्थान का नाम क्या है, अविरत सम्यक दृष्टि। ठीक है ना, तो वहीं से जीव क्या हो गया, सम्यक दृष्टि होना चालू हो गया। चौथे से ऊपर के सभी गुण स्थान कौन से, सम्यक दृष्टि वाले ही है। तो ये भी कौन,
चढ़ेगा, सम्यक दृष्टि चढ़ेगा ना, क्योंकि साधु है, संयत है, तो वो क्या है, सम्यक दृष्टि है। अगर कोई साधु है लेकिन सम्यक दृष्टि अप्रमत नहीं है, वो सहित केवल वाला चढ़ेगा सर, अप्रमत सहित वाला ना। हाँ, सातवें से ऊपर जो भी है अप्रमत ही है। ठीक है ना। तो आज का ये समय हमारा लगभग हो गया है, क्लास आज की यहीं पे एंड करती है। इसमें कोई डाउट है किसी का तो पूछ सकते हैं। अब ये जो ज्ञान सीखने के बाद का पार्ट है वो सभी अपने मन में दोहराएंगे। अहो आचार्य भगवान, आप श्री जी की मैत्री कृपा से ये ज्ञान जो हमने सीखा है, ये ज्ञान हमारे बीते विनय की वृद्धि करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्कर्ण बने, अनर्थक बने, सहनशील बने, रत्नालीन बने, और पांचवें इंद्रिय को विजय प्राप्त करके परम वित्तायकता का वर्णन करें, परिपूर्ण समाधि में लीन बने। मत्स्य नंदा में ज्ञान सिखाने की मैत्री कृपा की, इसी कृपा जय करते बने जय रहे। जिन्हें क्या भी कहने में आया तो मिच्छाम दुक्कड़म, हम सभी सादा जय जिन्हें। जय जय जिंदर साहब, सभी एक बार इसको पढ़िएगा, अगर कुछ डाउट है तो अगली क्लास में लेने का मौका होगा। ठीक है ना। ज्ञान और ज्ञानदाता की सदा जय हो। थैंक यू। जय जय सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।